पगडंडी पगडंडी अमराई फुलवारी पगडंडी मटर और तीसी के स्कूल में नॉटर डेम पटना में थी तो वहाँ अंग्रेजी और हिंदी में भी नाटक भी किया। अब चूंकि डांसर थी तो भरतनाट्यम भी करती थी, तरह तरह के डांसेस भी करती थी। आज भी मेरे कुछ दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि कनू सिर्फ अपॉइंटमेंट ले लो, वो व्यस्त होगी। तो अब मुझे तो रेस्टलेसनेस हो कि मुंबई में मतलब मैं लेखन का काम भी कर रही थी, बच्ची छोटी। फिर मैंने धीरे से वहाँ एक किल्लोल करके एक ग्रुप खोला। ऐसे ही पोस्टर उस्टर छपवाया, इधर उधर चिपका दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी टाइप कॉलोनी में और लोग आने लगे मेरे पास। 200 रुपए का मैंने शुल्क रखा। किसने बोला फ्री में मत सिखाना, मैंने कहा चलो ठीक है। कलाकार के जीवन में खाली समय तो बहुत होता है। दिक्कत यही है कि ज्यादातर कलाकार प्रतीक्षा करते रहते। लड़कियां बिखर रही हैं या माता पिता को ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अब जब कुछ न्यूज में ऐसी चीजें देखती हूँ, पिता का बेटी की ओर रुख देखकर दुखद है। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। कई बार आपके सपने उस शहर से बड़े होते हैं जहां आप रह रहे होते। ऐसा ही कुछ ख्वाब देखा यहां रहने वाली एक लड़की ने, जिसके सपने, जिसकी ख्वाहिशें उसके शहर से थोड़ी बड़ी थी। और फिर नाटकों के रास्ते, संगीत के रास्ते वो जा पहुंची रुपहले पर्दे पर, और आज वो चमत्कृत कर रही है दर्शकों को, हम सबको अपनी अदायगी से, अपने परफॉर्मेंसेस से। जी, मैं बात कर रहा हूं प्रसिद्ध अभिनेत्री कनुप्रिया शंकर पंडित की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आप को बुलाने की आवश्यकता नहीं, ये आपका शहर है और आपका घर है। आप यहीं से बढ़कर निकली और आपने आगे के रास्ते तय किए। तो सबसे पहले हम माजी में जाना चाहेंगे, पास्ट में जाना चाहेंगे, उस भूतकाल में जाना चाहेंगे, वो पटना देखना चाहेंगे आपकी नज़र से जो आपका पटना था, आपके स्कूल के दिनों का पटना था, मम्मी पापा के डांट का पटना था। मेरा जो पटना था जी, मेरा जो बचपन था, सच में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिक्योर्ड, बहुत ही रंगीन और मज़ेदार बचपन रहा। माता पिता दोनों पटना में ही थे। पिता पुलिस में थे, आईपीएस थे, तो समहाउ पटना में ही एक स्थायी घर होता था। भले उनकी कहीं भी पोस्टिंग हो, वो कोशिश करते थे कि हम लोग विस्थापित ना हो। माँ यहीं प्रोफेसर थी और इस अपने अपने काम के अलावा वो दोनों कलाकार हृदय थे। तो हम 4 भाई बहनों को कोशिश की गई कि हम लोग थिएटर भी करें, हम लोग म्यूज़िक भी सीखें, हम लोग कवि सम्मेलनों में भी जाएं। उस ज़माने के पटना में दशहरा में बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे जब हम छोटे थे, उसमें भी जाएं। तो मैं शायद सबसे छोटी थी और शायद उन चारों में शायद सबसे ज़्यादा कलाकार मुझ में नज़र आई होगी। कलाकारियत शायद अगर ये कोई शब्द है तो मैंने हिंदुस्तानी वोकल भी सीखा। मैं भारतीय नृत्य कला मंदिर में भरतनाट्यम भी सीखी। मैं मैथिली थिएटर से मैंने शुरुआत की भंगिमा में, और स्कूल में नॉटर डेम पटना में थी तो वहाँ अंग्रेजी और हिंदी में भी नाटक भी किया। अब चूंकि डांसर थी तो भरतनाट्यम भी करती थी, तरह तरह के डांसेस भी करती थी। और इसके अलावा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो था ऑल इंडिया रेडियो, तो मैं वो भी करती थी। तो अब जब मैं वापस मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि एक तो मैं बहुत सौभाग्यशाली थी कि ऐसे पेरेंट्स मिले, ऐसे सिबलिंग्स मिले जो बड़े एनकरेजिंग थे, बहुत जोश बढ़ा कर कि जाओ जाओ। और मुझे बड़ा मिला बहुत प्रेम, और जो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे एक बहुत ही ऐसा आंतरिक सुकून मेरे अंदर है, एक सिक्योर्ड इंडिविजुअल बना गया मुझे वो जो मेरा पास था। तो टाइम वेस्ट, मैं हमेशा मल्टीटास्क कर रही। और मेरा आज भी मेरे कुछ दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि कनू सिर्फ अपॉइंटमेंट ले लो, वो व्यस्त होगी। क्योंकि पता नहीं, अब मुझे लगता है कि शायद बचपन में इतना कुछ ये करके आती थी, फिर वो ऐसा नहीं कि कोई प्रेशर था, लेकिन रेडियो में भी नाटक कर रही हूँ और ऐसे भी नाटक कर रही हूँ और डांस भी कर रही हूँ और दुनिया की चीज़ें कर रही हूँ और पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ कर रही हूँ। तो वो बहुत ही पुख्ता बना गया नींव को। और आज मुझे 10 काम करने में ना कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ा मज़ा आता है। और मैं कर पा रही हूँ, अपना थिएटर ग्रुप भी चला रही हूँ
और हाँ वो पास तो ऐसा रहा। और बड़ी खुशी की बात है और ये सुन के काफी अच्छा लग रहा है कि ये सब कुछ इस शहर पटना में हो रहा था। और जैसा कि जिक्र किया आपने अपने पिता का, अपने माता का, और बस इतना बताया कि वो आईपीएस थे और इतना बताया कि वो प्रोफेसर थी। तो जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि ये कोई मामूली बचपन नहीं था। ये बचपन पल रहा था जिनके प्रश्रय में पिता के रूप में थे रामचंद्र खान साहब, जो कि प्रसिद्ध पुलिस ऑफिसर थे इस राज्य के, इस देश के, और देश की बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खान इनकी माता थी। तो कैसा था इतने प्रसिद्ध माता पिता का बच्चा होना? ये एक तरीके का प्रेशर भी, एक दबाव भी था कहीं बाहर परफॉर्मेंसेस में, या फिर सहज था सब कुछ? जैसा मैंने बोला कि वो शायद कलाकार हृदय थे, और चूंकि साहित्यकार थी और पापा भी विद्वान के रूप में ज़्यादा जाने जाते थे, मुझे लगता है अधिकारी से ज़्यादा। और अब चार, एक तो बड़ा अच्छा था, एक मैं इस बात पर, चूंकि अब मैं पेरेंट हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, तो बड़ा अटेंशन डिवाइड हो जाता था पहले। अब 4 बच्चे हम, और हम सिर्फ 4 ही बच्चे नहीं होते थे, पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा गांव, कजन्स वजन सभी एक तरह से मिलजुल के ही सब रहते थे। लेकिन हम 4 बच्चों में 4 किस्म के हम लोग हैं। तो प्रेशर तो बिल्कुल नहीं रहा, उल्टा शायद सबसे छोटे होने का फ़ायदा ये हो गया कि मुझ पर बहुत प्रेशर नहीं रहा। समझ आ गया कि ओ ये है जो मंच पर जाने वाली बच्ची है। तो मुझे बहुत, जैसे मुझे एक स्कूल में तो मतलब जो नाटक करते थे, पापा समय निकाल कर आते ही थे, माँ तो रहती, माएँ तो सबकी रहती हैं, कई बार पिता नहीं रह पाते, कईयों के पिता नहीं रह पाते, व्यस्त होते हैं या इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन मुझे याद है कि मैं यहाँ से दिल्ली गई लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ने। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं कई लोगों को बताती हूँ। अब समय कुछ ऐसा था, एजुकेशन सिस्टम डिलेड था, अगर आपको ध्यान हो। बिल्कुल। कुछ 4.5 साल लग जाते थे ग्रेजुएशन करने में। तो जो लोग अफोर्ड कर पाते थे वो दिल्ली, कोलकाता, शांति निकेतन है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, भेजते थे। मेरे बैच से मुझे याद है 160 लड़कियों में से मुझे लगता है 152 लड़कियां पटना से बाहर पढ़ने गई। ये वो समय है, ये वो दौर है, मुझसे शायद 1-2 साल पहले शुरू 90 में हो गया होगा। और ये वो दौर है जब धीरे धीरे एक पलायन की भी स्थिति आई थी पटना में, धीरे धीरे लोग निकले। और आज की डेट में जब मैं पटना आती हूँ तो मुझे अपने एज सच बहुत कोई बैचमेट पटना में नहीं दिखते, सब बाहर है, विच इज़ थोड़ा सा लगता है दुखद है। लेकिन मुझे याद है कि एलएसआर में जब मैं लेडी श्री राम कॉलेज में थी, हिंदी साहित्य कर रही थी, वहाँ पे भी मैं बहुत कुछ करती थी। और हबीब तनवीर के साथ एक नाटक किया था मैंने। वाह, बहुत बढ़िया। वहाँ, और वो भी कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल गया कि मेरी प्रिंसिपल को शायद समझ आ गया था कि ये लड़की जो है ये जुनूनी है। तो एक दिन मुझे रूम में बुलाई और बोली कि ये जो दौड़ती भागती रहती हो थिएटर के लिए, अगर है तो जाओ जाके हबीब तनवीर के को लेके आओ, वो तुम लोगों को डायरेक्ट करे। मैंने कहा कहाँ, क्या होगा? बोले एक जोर बाग है, जाओ बैठा करो। कोई ये नहीं, तो हम लोग 2 लोग जाते थे, रोज बैठते थे, हबीब जी देखते थे। 10वें 11वें दिन बोले कौन हो भाई, कहाँ से तुम लोग आती हो शाम में? तो हमने कहा लेडी श्री राम कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, प्रिंसिपल ने बोला है। तो बोले अच्छा, तो आप अगर नाटक डायरेक्ट करें? तो बोले ठीक है, प्रिंसिपल को बोलो मुझसे बात करने। फिर वो आए और 1 महीना वो हम लोगों के साथ थे और बाग नाम का नाटक डायरेक्ट किया उन्होंने, म्यूजिकल। और वो तो था ही छत्तीसगढ़ी स्टाइल में, उसमें मुझे उन्होंने मुख्य भूमिका दी। और मैं उस ज़माने में प्रेसिडेंट भी थी ड्रामेटिक्स सोसाइटी की। तो मैं, जैसा कि मैं, बस वो मेरा जीवन ही वो था, आज भी वही जीवन है थैंकफुली, ईश्वर की कृपा है। मेरे पिता वो नाटक देखने आए थे, बाग। तो मुझे याद है कि ये एक मतलब ये नाटक हिंदी में ही था? हिंदी, हाँ, हिंदी में था। और मेरे पिता वो नाटक देखने छुट्टी लेके आए होंगे, दिल्ली में कहाँ रहे होंगे, बिहार भवन या कहीं, और वो नाटक देखने आए थे। मतलब अब मैं मुड़कर देखती हूँ, ये इससे बड़ा इनकरेजमेंट क्या होगा। बिल्कुल। और वो बाद में फिर बोले ये तुमने तो कमाल किया। मतलब वो बड़े खुश कि अच्छा, जो बचपन से कर रही थी वो मंच पर अब। तो हाँ, मतलब बहुत एनकरेजमेंट मिला। ये बहुत बारीक तरीके से आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, एक सुझाव सा ही दिया है उन सबको जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो पेरेंट्स खुद हैं, जो खुद वालिदैन हैं, जो खुद अभिभावक हैं, कि इस तरीके की और इस शिद्दत से चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रमोट करें, खासकर बेटियों को। मैं आज भी, मुझे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं सेट पर, कुछ 25 साल, 30 साल, 32 साल की लड़कियां
कि यस मैम हम लोग हाँ कोई हम लोग को वो नहीं करता। आप उस ज़माने में कैसे? हमने कहा मुझे मतलब हम लोग तो थिएटर और संगीत और कविताओं की दुनिया के ही हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। अब उसका क्या कारण है समझ में नहीं आता। ये एक दूसरे को का पूरक कारण है कि लड़कियां बिखर रही हैं या माता पिता को ट्रस्ट नहीं है? क्योंकि अब जब कुछ न्यूज़ में ऐसी चीज़ें देखती हूँ, पिता का बेटी की ओर रुख बहुत देखकर दुखद है। क्योंकि मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी अपनी जैसी कई लड़कियों की बात कर रही हूँ जिनको मिला, हम लोगों को अच्छा स्वस्थ बिल्कुल मिला। मैं वही एक कह पिता रहा था और कि बच्चे ये का। जो आपने उदाहरण के स्वरूप आपने तो अपनी यादें ताज़ा की, लेकिन ये जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनको ये समझना चाहिए। और ये विशेषकर जब आपने ये लड़कियों की बात कर दी तो मैं भी पूर्णतः सहमत हूँ इस बात से कि बेटियों को तो बेशक प्रमोट करना चाहिए, उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि वो सिंसियर होती हैं बेटों से ज़्यादा, ऐसा मेरा मानना है। मैं भी बेटी का पिता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ। लेडी श्री राम कॉलेज, हिंदी साहित्य, थिएटर एमेच्योरिश हो सकता है, आप कर सकती हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल रुख कैसे आया? लेडी श्री राम कॉलेज के बाद आप कहाँ गईं, क्या पढ़ा आपने? तो एक हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कितना भी तैयार रहे बचपन से, लेकिन कंफ्यूजन आता है जीवन में, बिल्कुल हर व्यक्ति के जीवन में आता है। खासकर आप जब बिहार से हो तो सिविल सर्विस का बड़ा एक दबाव रहता है, खासकर आपके पिता ही जब हों, फिर बड़ी बहन हो IPS, तो वो एक दबाव था। तो मुझे याद है कि हर पिता माता या हर परिवार में लोग थोड़ा चाहते हैं कि कुछ सिक्योर्ड काम किया जाए, कि देखो ऐसा करो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, एग्जाम दो, कम से कम प्रोफेसर बन जाओ और साथ में थिएटर करो, है ना? एक ऑप्शन रखो। या फिर देखो ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि देखो उनको देखो, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे लेकिन वीणा बजाते थे, ऐसे टाइप का। हाँ, इस तरीके की बात है। देखिए ये एग्जाम्पल मैं भी अपनी बेटियों को देती हूँ। जब वो मैं सच बताऊं, ये एक बॉटम लाइन है कि आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्थायी कुछ करिए। इसके कारण भी है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि आप कलात्मक क्षेत्र में काम करते हुए एक ऐसा क्रिएट कर पाए सोर्स जहां से कि आपको लगातार इनकम होती रहे, या फिर ऐसा बहुत मुश्किल से ये जब होता है मोनेटाइज करना अपने आर्ट को बहुत टफ है, बहुत कठिन है अपने कलात्मक प्रस्तुतियों के लिए पैसों का लेना, उसको आर्थिक रूप देना थोड़ा कष्टकारी है हमारे देश में, हमारे समाज में। शायद आप उसी तरफ इशारा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो एक अजीब सा कि कहीं दिखता नहीं कि ओ आगे क्या कैसे है, कहीं कोई उसका ओर छोर तो नहीं है, इसके लिए बस क्या चाहिए, जुनून, पैशन। तो वो एक कंफ्यूजन का समय आया जब आसपास वर्ल्ड दिस वीक, अगर आपको याद है प्रणय रॉय का, वो शुरू हुआ और साथ में NDTV शुरू हो गया था। हाँ, NDTV है ना? सो NDTV उस जमाने में, ये एक मैं बहुत बातचीत में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बोल रही हूँ कि मेरे आसपास के लोग LSR में कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, कोई साइकोलॉजी, कोई हिस्ट्री, और वो बड़ा ही प्रतिष्ठित महाविद्यालय है देश का। तो लिटरली कॉलेज से ले जाके नौकरी दी जा रही थी, ठीक ठाक सैलरी अच्छा दी जा रही थी। और कई मेरे बड़े ही इंटेलेक्चुअल दोस्त जो पढ़ने लिखने वाले, वो BA के बाद नौकरी उन लोगों ने ज्वाइन कर ली और एज जर्नलिस्ट्स। हाँ, दे वर बीइंग ट्रेन्ड, उनको ट्रेनिंग मिल रही थी। और साथ में वो लोग अपना, फिर बाद में कई लोगों ने PhD करने विदेश गए, कई लोग मास कम्युनिकेशन भी एक नई चीज शुरू हो रही थी, याद है आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम, जामिया मिलिया। तो आप सबको देखकर, हालांकि मैं तो अपने आप को, मैं तो बचपन से ही सिर्फ थिएटर करती आई हूँ, मैं तो डायरेक्ट और एक्ट और सिंगिंग और मतलब बेसिकली मेरा बॉडी ही मेरा टूल था, है ना? तो लेकिन फिर भी कंफ्यूजन तो होता ही है टीनेज ईयर्स में और यूथ में। तो मैं भी नहीं, मुझे याद है कि मैं घर में सब लेकर आई थी कि मैं फॉर्म, तो सब मेरी शक्ल देखकर अच्छा IAM, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो तुम ये करके साथ में वो करोगी। और मेरा, मुझे याद है किस में नहीं हुआ था, शायद IIMC में नहीं हुआ था, रिटन एग्जाम, और ऐसे ऐसे लोगों का हुआ था जो मुझे तो मैंने कहा मेरा नहीं हुआ, मतलब मैं क्या, कमाल है, मतलब ऐसा थोड़ी सी इनसिक्योर्ड हुई। लेकिन साथ में MA करके फिर मैं श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है वहाँ, बिल्कुल सही जगह में, आप शायद परफॉर्म कर चुके हैं वहाँ। तो वहाँ पर एक एक्टिंग कोर्स भी चलता था और एक रेपर्टरी कंपनी भी थी, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब MA करने चली गई थी, दूसरे छोर में, नॉर्थ कैंपस में, हिंदी साहित्य में ही।
तो साथ में मैं श्री राम सेंटर करती रही। तब संजय उपाध्याय थे वहाँ के डायरेक्टर, उनसे कभी मुलाकात हुई तो वो बोले तुम इतना अच्छा अच्छा नाटक करती आओ, हमारे यहाँ रॉबिन दास और सब आ रहे हैं, तो मैं तुमको मिड इसमें ले लेता हूँ एडमिशन। वहाँ जाना मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि कुछ अच्छे बड़े नामचीन लोगों के साथ लोगों का जमा बड़ा कॉकेशियन चौक सर्कल जैसे नाटक, आषाढ़ का एक दिन, ये सब किया, तो बहुत बढ़िया रहा। और फिर ग्रेजुअली फिर मैं NSD में सिलेक्शन हो गया मेरा 96-99 बैच में, और तबीयत खराब हो गई थी मेरी अराउंड 98, तो मैं छोड़ दी। तो मैं पास आउट नहीं हूँ लेकिन मेरा एडमिशन हो गया था, तो बड़ा ग्रेजुअल मेरा एक्चुअली बहुत नेचुरल हो रहा था। श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप पहुंची, फिर आप NSD भी गई, जो कि इस देश का सबसे प्रतिष्ठित नाट्य विद्यालय है, महाविद्यालय। ये दुखद है कि बहुत कम है, हाँ। लेकिन उनमें से एक है, एशिया का बेस्ट माना जाता है। और वहाँ पर आपने कई वर्ष बिताए, 2 वर्ष तो बिताए। हाँ, डेढ़ 2 वर्ष आपने और प्लस श्री राम सेंटर में लगभग 1 साल, तो 2.5 साल की एक ट्रेनिंग रही मेरी। और फिर जो भी रहा, शादी हुई और फिर मैं बम्बई गई। तो वहाँ मैंने वापस जो 2-4 साल का एक गैप रहता है ना, वापस मैंने थिएटर को पकड़ा। और अब बम्बई जैसे शहर में कैसे शुरू करूं, तो मुझे तो पटना ही याद है। पटना में हम लोग कैसे मिलजुल कर समोसा भी खा रहे हैं, भुज्जा भी मंगवा रहे हैं और थिएटर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे बचपन से भी एक थिएटर ग्रुप मैंने बनाया हुआ था अपने बंदर बगीचा के कॉलोनी में, पूरे कॉलोनी के। अच्छा, मैं जिस कॉलोनी में थी, अगर बंदर बगीचा आपको ध्यान हो, बिल्कुल वो मौर्य लोग तो वो कॉलोनी के पीछे लिटरली सिर्फ बिजनेसमैन वाले कॉलोनी है। 1-2 घर हैं गवर्नमेंट वाले, आज भी ऐसा ही है। हाँ, बड़े बड़े बिजनेस डी वाले के बच्चे, उन बच्चों को लेकर जिनको कोई लेना देना नहीं थिएटर से, उनके साथ मैं और मेरी बहन, बड़ी बहन, हम लोग थिएटर करते थे और तरह तरह के नाटक करते थे। टिंकल से भी निकालते थे, अमर चित्रकथा से भी, जातक जहाँ से जो मिल जाए, और कहानियों को अडेप्ट करके। तो ये बचपन हमारा रहा। कमिंग बैक टू बॉम्बे एंड उस एक्सपीरियंस को कैसे मुंबई में इस्तेमाल किया, तो अब मुझे तो रेस्टलेसनेस हो कि मुंबई में, मतलब मैं लेखन का काम भी कर रही थी, बच्ची छोटी सी बच्ची, 1-2 महीना 6 महीने की। फिर मैंने धीरे से वहाँ एक किल्लोल करके एक ग्रुप खोला। अब वो किल्लोल कला फाउंडेशन है, उस समय तो एक छोटा सा ग्रुप था, और मैंने ऐसे ही पोस्टर वोस्टर छपवाया, इधर उधर चिपका दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी टाइप कॉलोनी में और लोग आने लगे मेरे पास। 200 रुपये का मैंने शुल्क रखा, किसने बोला फ्री में मत सिखाना, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे याद है 2003 की बात होगी, छोटी सी बेटी थी और मैंने कहीं हॉल वॉल बुक किया, और वो मेरी शुरुआत रही बम्बई में थिएटर की। और फिर धीरे धीरे लोग ना, वहाँ आसपास बड़े साउथ इंडियंस थे, महाराष्ट्रियंस तो हैं ही। अच्छा, साउथ इंडियन का कल्चर आप जानते हैं, और महाराष्ट्रियंस का भी, अगर मतलब थिएटर, तो वो उन्होंने, मैं जब कर रही थी तो कुछ देखे, और फिर उन्होंने कहा देखो हमारे पास एक पार्क है, हम लोग तुम्हारे लिए ओपन करते हैं, तुम आओ वहाँ पर करो बच्चों का थिएटर। और पूरे कॉलोनी के, आज भी मैं एक्टर से ज़्यादा उस कॉलोनी में जब मैं जाती हूँ तो वो बच्चे अब सब बड़े हो गए हैं, 20 साल के, तो वो सब सारे बच्चे, जिसमें कन्नड़, इंग्लिश बोलने वाले, कैथलिक्स, तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती, ऐसे सारे बच्चे मेरे साथ हिंदी में नाटक कर रहे थे। तो पटना से सीखी हुई चीजें एक मल्टी कल्चरल, पूरा प्रिज्मेटिक तरीके से आप वहां पर जाकर अलग अलग कल्चर्स के, दक्षिण भारत और इधर अंग्रेजी बोलने वाले कैथोलिक्स, और सबके साथ मिलकर। और मैं अंधेर नगरी, चौपट राजा, और ऐसे नाटक जिसमें मतलब भारतेंदु की भाषा, और पेरेंट्स भी इन्वॉल्व कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम चाहते हैं वो हिंदी में करें। तो अब जब मैं जैसे एक गैप होता है ना, एक एक्टर की दुनिया में, सच पूछे तो मैं एक्टिंग के इसमें जो कूदी हूँ, अब मैं 50 के ऊपर पार हो गई हूँ। मैं लगभग 40 टच हुई थी और मैंने एक्टिंग करना शुरू किया श्याम बेनेगल के संविधान से, उस पर आऊँगी बाद में। लेकिन उससे पहले मैं मन में वही सोच रही हूँ कि मैं बड़े सुकून में थी, क्योंकि मैं लगातार इस तरह का किस तरह के नाटक करती थी, अलग अलग जगह परफॉर्म करती थी। फिर धीरे से स्कूल्स मुझे बुलाने लगे, मैं वहाँ उनके लिए डायरेक्ट करने लगी। तो वो जो एक होता है कि आप एक काम करें और उस तरह से कोई एक देख लेता, फिर आपको वहाँ से बुला लेता है। और फिर संस्कृत के श्लोक हम लोग बचपन में बहुत यहाँ बोलते थे, तो मैंने उसका एक अपने नाटकों के इसमें ना एक सेगमेंट रखा था जिसमें मैं उन लोगों को संस्कृत के श्लोक सिखाती थी। क्या बात। और उसमें भी मैं आपको बताऊं, कैथलिक बच्चे भी होते थे। अद्भुत। और तमिल तेलुगु तो संस्कृत में इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि उनकी बात, हाँ, कुछ बिहार उत्तर प्रदेश के भी होते थे, लेकिन गुजराती भी होते थे, और वो लोग भी कर रहे थे मेरे साथ। तो अभी जब मैं वापस देखती हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सही था, मतलब वो कम से कम एक मेरे लिए भी प्रैक्टिस था। क्यों प्रैक्टिस था? क्योंकि कोई भी काम मिलने के लिए
आपको एक ऑडिशन देना पड़ता है। ऑडिशन के पहले की क्या तैयारी हो, आप बैठ के घर में बंद करके नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ करते रहना होगा। बहुत बढ़िया। तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि एक कलाकार के जीवन में जो आर्टिस्टिक होता है बाय हार्ट, मैं समझ सकता हूँ इसको, उसके अंदर बड़ी रेस्टलेसनेस रहती है, वो सभी विधाओं को छूना चाहता है, क्योंकि एक स्तर पर पहुंचने के बाद सभी जितनी भी विधाएं हैं कलात्मक प्रस्तुतियों की, वो एक दूसरे की पूरक लगने लगती हैं। आप एक्टिंग करते हैं, लेकिन आप लगातार एक्टिंग कर रहे हैं, तो आपको ये समझ आने लगेगा कि संगीत भी इसका पूरक है। तो नाटकों में, चूंकि अपने श्री राम सेंटर में काम किया, वहाँ रही, कई नाटक किए आपने, और जिनका नाम आप ले रही हैं, श्री संजय उपाध्याय जी, वो तो पुरोधा माने जाते हैं उस संगीत के, जो नाटकीय संगीत होता है, जो नाटकों में संगीत प्रयुक्त होता है। अरे तो बड़ा अच्छा। और कॉकेशन चौक सर्कल का भी जिक्र किया आपने, और तो उन्होंने उसमें बिल्कुल बहुत अलग बढ़िया- किस्म का, उसमें हमने रॉबिन सुना, दास थे तो उन्होंने कहा हमने था सुना। ब्रेक करो। हमने सुना उनको गाते हुए, और यहाँ पर वो बैठकर हमारे बीच गाकर गए भी हैं उसको। अरे तो गए हैं कॉकेशन के गाने कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने सुना, ग्रूशा वाला गाना हमने सुना बहुत अच्छे से और एंजॉय किया हमने। तो ये नाटकों में जो संगीत प्रयुक्त होता है, मैं बस ये जानकारी के लिए चाहता हूँ कि जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये समझें कि जो नाटकों में हम संगीत का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे फिल्म के संगीत से या बाकी जो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल कैटेगराइजेशंस हैं, इनसे कैसे अलग हैं? मतलब उसमें क्या इम्पैक्ट है, उससे ज़्यादा है, कम है, अलगाव क्या है, पृथक क्या है, व्हाट इज डिफरेंट? मुझे लगता है सबसे पहले तो नाटकों में मेलोडी को ब्रेक करते हैं। अच्छा। मेलोडी को ब्रेक करते हैं क्योंकि प्रोज कंपोज कर रहे हैं, हाँ, है ना। आप गीत नहीं लिखे हुए हैं, प्रोज हैं। जैसे माँ की एक कहानी है दूबदान, जिसको मैंने कंपोज करने बोला अजय कुमार को, तो था कि पगडंडी, अमराई फुलवारी पगडंडी, मटर और तीसी के खेत, सरसों और तोरी के खेत, मुझे ये दिखा, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो मुझे अब इसको कंपोज करना था, तो जाहिर सी बात है कि वो तो ब्रेक करके ही होगा, बिल्कुल, है ना। अब उसमें आप मेलोडी तो दे नहीं सकते हो कि है ना, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया वो वाला तो वो है रिदम नहीं। हाँ, तो उसको इतना सुंदर से, वो संजय उपाध्याय का ही, चूंकि अजय कुमार भी छात्र रहा है और फिर एनएसडी, तो उसको मैंने तो संजय भैया को ही बोला था करने, उनको टाइम नहीं था, तो उन्होंने कहा अजय को पूछो ज़रा, वो करेगा, और उसने वाकई बहुत सुंदर किया। तो इतना सुंदर उसको कर दिया उसने, जैसे आप देखिए ना, रिदम ही ब्रेक है। जैसे लिखा हुआ है कि अमराई फुलवारी पगडंडी, है ना, तो बड़ा सुंदर। जैसे पगडंडी को ही 5 तरह की, पगडंडी पगडंडी, अमराई फुलवारी पगडंडी, मटर और तीसी के खेत, क्या बात, सरसों और तोरी के खेत, बहुत सुंदर, नीले और उजले और गहरे गुलाबी खेत, मटर और तीसी के खेत। तो अब उसमें क्या हो गया कि आवर्तन भी हो रहा है। हाँ, बहुत सुंदर, पगडंडी। तो उसमें एज एक्टर भी हम लोग को करने में भी हाँ, ना एक ईज होता है, हाँ, मजा आया कि एक कुछ स्पेस मिलता है, कंपोज किया जो बिल्कुल, उसने। बिल्कुल। और जैसे हबीब जी के नाटकों का जो गाना, क्या ही बताएं, अभी भी मैं वो देख कर आई, कामदेव का अपना, अच्छा, बसंत ऋतु का, हाँ, अद्भुत। और बहुत वो चूंकि मैं पहले भी देख चुकी थी 30 साल पहले कभी, और अभी भोपाल में मैं देखी, और उनका ये बाघ का अभी भी याद है कि हम लोग जब लेडी श्री राम की जो लड़कियां हैं, जो राइटर, डॉक्यूमेंट्री मेकर जो हैं, कोई एक्टर भी हैं, तरह तरह के अलग अलग मीडिया में हैं, तो सब बम्बई में हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो हम लोग मिलते हैं ना, तो हम लोग कई बार गाने गाते हैं नाटकों के। अच्छा, हाँ, और हम में से, हम जो थिएटर करते हैं, हम लोगों को याद है। अब जैसे आपको लगता है कि आपको याद नहीं, आप जब आप जानते हैं फिल्म, जब बोलने लगेंगे तो याद, फिर वो याद आता है, वो होता है सुर में जब आप आते हैं तो फिर, तो मतलब बहुत अलग है। सबसे मेजर फर्क जो है मेलोडी का और जो प्रोज को कंपोज करने का, क्योंकि मुझे लगता है जुनून जैसी फिल्म जो थी, जिसमें पीयूष मिश्रा ने कंपोज किया था, जुनून नाम था क्या, गुलाल, हाँ, वो तो उसके गाने को आप देखिए और आप किसी और फिल्म के गाने को देखिए, तो वो जो एक और मुझे बहुत आकर्षित करता है इस तरह का संगीत। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अभिनेता के तौर पर आपको याद भी जल्दी होता है, पता नहीं उसके कंपोजिशन के मीटर में कुछ ऐसा है। संगीत की बात आपने अभी की और बहुत बारीक तरीके से समझाया कि नाट्य संगीत कैसे अलग है संगीत की और विधाओं से और प्रकारों से, जो कि ये साबित करता है कि आपकी दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा है संगीत में। आप भी गाती हैं, और जैसा कि मुझे पता चला है अपने थोड़े से शोध से कि
आपने रविंद्र संगीत भी सीख लिया है सुन सुनकर, तो कैसे वक्त मिल पाता है इतना कुछ करने का? क्योंकि रविंद्र संगीत तो एक प्योर फॉर्म, प्योर जॉनर ऑफ म्यूजिक है, तो उधर की तरफ रुचि कैसे गई और कैसे वक्त निकाला ये सब सीखने का? कलाकार के जीवन में खाली समय तो बहुत होता है क्योंकि हम नौकरी में तो हैं नहीं, और दिक्कत यही है कि ज़्यादातर कलाकार प्रतीक्षा करते रहते हैं काम का। तो क्या करें भाई, उसमें आपकी क्या तैयारी है, या फिर आप अपने आप को कैसे एक पुष्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे संतुष्ट कर रहे हैं, कैसे तैयार कर रहे हैं अपने आप को। चलिए तैयारी फिर भी छोड़ दीजिए, लेकिन अपने आप को आप स्थायी कैसे रख पा रहे हैं ये, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर अब चूँकि मैं मुंबई में हूँ और वो एक कमर्शियल कैपिटल है और कला और इसके लिए पैसे मिलते हैं, सबसे बड़ी बात है, और आप अपने आप को बना लेते हो वहाँ, और बहुत लोग बन गए, बहुत लोग बिगड़े, लेकिन बहुत लोग बने। तो हमारे पास इतने सारे उदाहरण हैं कि हाँ, हम बहुत सारे लोग आ रहे हैं वहाँ, स्थायी नौकरियां छोड़ कर आ रहे हैं। अब तो कितने सारे टेक्निकल लोग हैं जो बम्बई आ रहे हैं। तो मैंने जो मतलब मेरा जो, चूंकि शायद बचपन में इतना कुछ किया, तो मुझे खालीपन आज सच कभी महसूस नहीं होता, क्योंकि संगीत है, सबसे बड़ी बात है, किताबें हैं, संगीत है, नाटक है, और बहुत कुछ देखने को तो है ही। लेकिन मैं कई बार ऐसा महसूस करती हूँ, कई दोस्तों से बात होती है, अच्छा तुमने वो देखा, मैं काफ़ी कुछ नहीं देखती, काफ़ी कुछ नहीं देखती। ऐसा नहीं कि मैं उस समय बड़ा मतलब बड़ी कोई रियाजी हूँ और वो कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट अपने अंदर घुसाती नहीं हूँ, नहीं डालती। मैं कुछ सुनना पसंद करती हूँ, कुछ पढ़ लूँ, कुछ क्रिएट करना पसंद करती हूँ। तो इस सुनने की चक्कर में कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को आ जाती है। अब जैसे हम लोगों का बचपन, अगर आपको याद हो, तो हम लोगों ने अंग्रेज़ी संगीत बहुत सुना। हम लोग उस ज़माने में दूरदर्शन में ग्रैमी अवार्ड्स आता था, और हम लोग देखते थे। हम लोगों ने क्लिफ रिचर्ड से लेके हम लोग, अच्छा पहले भी एबा बोनियम और वो सब तो सुना ही, ईगल्स, हम लोगों के टाइम के मैडोना को भी सुना। और साथ में अब चूंकि मैं थिएटर करती रही, तो थिएटर संगीत सुनी। अब क्लासिकल रेडियो चलता रहता था, रेडियो में तरह तरह के सुगम संगीत, जो कई याद है आपको कि बड़े सेल्फ कंपोज, बड़े लाइट म्यूजिक चलते थे रेडियो पे, वो जो काफी हद तक थोड़ा थिएटर म्यूजिक जैसा ही होता था, है ना, का वृंदगान याद है ये सब। तो हम लोगों को बड़ा ही एक कंप्लीट मिला संगीत भी। तो मुझे याद है कि अब चूंकि टेप रिकॉर्डर का टाइम था, तो हम लोग कहीं भी जाते थे, मैं और मेरे हस्बैंड भी, तो हम दोनों ना कहीं से भी नाट्य संगीत का कैसेट लेते थे। अच्छा। तो इस चक्कर में हम लोगों ने दूसरे, अब जैसे उत्तरा बावकर और सुरेखा सीकरी जो रेपर्टरी में नाटक करती होंगी उस ज़माने में, वो सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने कैसेट में उसके गाने डाल दिए। तो मुझे याद है जब मैं, और इसका असर मेरी दोनों बेटियों पर पड़ा। जब मैं मैं प्रेग्नेंट थी अपनी दोनों बेटियों से, पहली बेटी के समय मैं लगातार रविंद्र संगीत सुनती रहती थी इन हिंदी। एक इंद्रानी सेन करके हैं, हाँ जानता हूँ। पटना में कभी मैं आई, ऐसे ही शादी के बाद की बात है, और पापा के एक मित्र आए थे कोलकाता से, और वो कैसेट लेके आए थे, बताइए। और पापा ने ऐसे देखा और वो मुझे दे दिया, और मैं जब सुनी तो उसमें कमाल के रविंद्र संगीत इन हिंदी, तो कनेक्शन बैठा। बिल्कुल अंदाज वो और भाषा हमारी। हाँ, तो अब बांग्ला मतलब कायदे से क्यों ना समझूं, लेकिन नहीं, मैं नहीं समझ पाती थी। कायदे से आसपास तो थे ही बंगाली लोग, माँ बहुत अच्छा बांग्ला बोलती थी, बंगाली टोला में ही बड़ी हुई है वो, दरभंगा में। तो हाँ, तो अब हिंदी तो कनेक्शन बैठा, और फिर वो मैं इतना सुनती थी। मुझे याद है कि मुझे पूरी प्रेगनेंसी में मैं गाती रहती थी, और वो याद हो गए। और मुझे याद है कि आखिरी में जब मायका आता है ना आदमी, उसके लिए तो मैं एक बार टहल के गा रही थी, तो मेरे भाई बाहर है, बोले पागल तो नहीं हो गई हो ठीक हो? मुझे पता नहीं, अच्छा लग रहा है गाने में, और उसका असर मुझे अपनी बेटी पर दिखता है। काव्या को आप सुन चुके हैं, वो ट्रेंड सिंगर नहीं है, लेकिन अच्छा ज्ञान है उसको। हाँ, लेकिन सुर का ऐसा है। तो ये सिर्फ इसके कारण नहीं है, जाहिर सी बात है, जेनेटिक भी है। उसके दादाजी भी पंडित कुमार गंधर्व के शिष्य रहे, तो वो भी है जीन्स में। लेकिन संगीत ऐसा है कि उसके बिना नहीं चल पाता, और वो बहुत सुकून दे रहा है खाली समय में। और किसी भी नाटक, मेरा अभी तक ऐसा कोई नाटक नहीं जिसमें मैंने संगीत
का सहारा नहीं लिया है, चाहे वो प्रोज को कंपोज करना हुआ हो या कैसे भी, मतलब बिना संगीत के मुझे थोड़ा खालीपन सा लगता है। ये शायद मैं सहारा ले लेती हूँ एंटरटेन करने के लिए अपने ऑडियंस को। कल भी जो मैं एक छोटा सा सोलो कर रही हूँ माँ की कहानी, उसको अंत में एक किसी फोक गीत से ही करूँगी। तो हाँ, उसके बिना तो संगीत मतलब हर जगह जहाँ भी रिक्तियाँ दिखती हैं आपको, उसको आप संगीत से फिल कर रही हैं। और सबसे पते की बात जो आपने कही वो ये कि खालीपन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ये हम लोग पढ़ते आए हैं। और संगीत से बड़ा पूरक तो कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। तो मतलब उसके लिए आपको किसी संगीत सम्मेलन में जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एकदम माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। आप, मुझे लगता है एक एक्टर के तौर पर, ये मैं बडिंग एक्टर्स को बोलना चाहूंगी कि अपने स्पेस में कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। आप कब तक भागते रहिएगा? सही बात। ठीक है, आप किसी ग्रुप से जुड़िएगा, आप करिएगा, वो आपके लिए ज़रूरी है, आप इंस्टीट्यूशन में जाइए, लेकिन जब वो टाइम आएगा जब आपको अब काम करना है, अब वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। चाहे मैंने 39 साल की उम्र में, 39 है ना, 39, हाँ 39 साल की उम्र में अगर मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे ऑडिशन देना पड़ा ना भाई। अभी भी सेम कैरेक्टर सिमिलर मैंने अभी किया है। कहते नहीं सर मैम आप प्लीज ये जो मैंने कहा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जो मैं अभी करके उठी हूँ लो ना मैं तुम्हें, नहीं मैम आप प्लीज उसका ऑडिशन ने, उस डायरेक्टर ने नहीं देखा है। तो हम तो ऐसे करियर में हैं जहां आपको हर दिन टेस्ट फेस करना है, चाहे आप प्रूव कर चुके हो या ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया तो आपको जानती नहीं। ये बात आपने जो अभी कही है, मैंने बहुतों से बात की और सब जगह ये सुना मैंने, जो आपकी ही तरह बहुत स्थापित कलाकार हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, सबने यही बात। खास कर देखिए कुछ चरित्रों में तो स्थापित हो गए ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई भी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो सकता। सब लोग टाइप्ड हैं, अपने ही टाइप को बार बार कर रहे हैं या नहीं। तो कुछ तरह के चरित्रों में तो आप आंख मूंद करके आपको आवाज सुन के ही समझ आ जाएगा, नहीं वो तो, लेकिन आपको उसमें भी ऑडिशंस देने हैं, फिर भी कई बार देने हैं, कई बार नहीं भी, कई मतलब कुछ बहुत बड़ा काम वेरी पारिवारिक जैसा बिना ऑडिशन के मिल जाता है और कुछ छोटे छोटे काम के लिए ऑडिशन मांगते हैं वेरी पारिवारिक। इस पर आऊं उसके पहले अभी आपने जिक्र किया, वो कैसेट खरीदने का जिक्र किया कि नाट्य संगीत के कैसेट्स आप खरीदती थी और जिनके साथ खरीदती थी वो आपके पति, आपके शौहर, और जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पर फिर बताना ज़रूरी होगा, ये घिरी हुई हैं मशहूर लोगों से। तो जैसे कि इनके माता पिता बहुत मशहूर साहित्यकार और अधिकारी और ज्ञानी के रूप में जाने गए समाज में, आपके पति भी एक बेहद उम्दा कलाकार हैं और हिंदी सिनेमा में रुपहले पर्दे पर आप सब ने उन्हें कई दफ़ा देखा है। तारुफ आप ही कराएं तो बेहतर होगा। तो मेरे पति मेरे ही सीनियर थे, 3rd ईयर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, चेतन पंडित, मध्य प्रदेश के देवास के। उनका बैकग्राउंड भी वैसे तो रहा है, जो एक राजा के दीवान के परिवार हैं, लेकिन इनके पिता पंडित कुमार गंधर्व के शिष्य थे। तो सिंगर और बहुत ही उस ज़माने में प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया जाता था सिंगर्स को। तो मेरे ससुर श्री नरेंद्र पंडित को जगजीत सिंह और उनको उस साल दिया गया था। क्या बात है। लेकिन वो मध्य प्रदेश में ही ऑल इंडिया रेडियो में थे, निदेशक होकर रिटायर किए, और चेतन वहाँ से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और कालिदास जो उज्जैन में कालिदास अकादमी, वहाँ पे रेपेट्री इन चीफ रहे। तो हाँ, मतलब हम दोनों ही थिएटर वाले लोग हैं, संगीत वाले लोग हैं। कई फिल्मों में देखा और प्रकाश झा की लगभग सभी फिल्मों में उनको देखा और भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा उन्हें। तो कैसा रहता है घर में जब एक ही प्रोफेशन में 2 लोग होते हैं? भाई हमने तो सिनेमा देखी है इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल। देखिए वो तो खैर मतलब वो एक तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन अदरवाइज बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं 2 लोग। बिल्कुल, मेरा भी ऐसा ही मानना। हाँ, और जो भी क्रिटिकल एनालिसिस है उसको कंस्ट्रक्टिवली लेना पड़ता है। तो जब वो समय था जब ये बहुत काम कर रहे थे, क्योंकि हम लोग तो 25-26 साल की उम्र में शादी हुई, लगातार काम किया उन्होंने। हाँ लगातार। तो जब बम्बई चले गए तो वो गंगाजल, अपहरण, ये वो बहुत सारी वेडनेसडे, अग्निपथ टाइप के, और टेलीविजन में तो सैकड़ों, 50-200। तब मेरी दोनों बच्चियां छोटी, तब मैं सिर्फ थिएटर कर रही थी। ये आके अपना, अभी चूंकि वो संगीत वाले हैं तो वो मेरे पियानो बजाना, मेरे नाटकों में कंपोज करना, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने मेरे लिए
कंपोजिशन किए हैं बच्चों के नाटकों में, ये और बड़ी अच्छी बहुत बात ही इज़ अ वेरी गुड कंपोजर। बस कमर्शियली वो नहीं करते फॉर सम रीज़न, जो कि करना चाहिए, हो सकता है ये सुन के करने लगे लेकिन बहुत सुंदर उन्होंने कंपोजिशंस किए हैं। तब मैं थिएटर करती थी और वो अपना भागते दौड़ते शूटिंग से आते थे। फिर अभी मैं ज़्यादा कर रही हूँ मतलब अभी मैं थोड़ी फ्री हूँ। मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं और कुछ ऐसा हुआ कि मैं ना थकी नहीं। मैं अमूमन देखती हूँ अपने उम्र के लोगों को, स्त्रियों को खासकर, पुरुषों को भी, थक जाते हैं, रुक जाते हैं। हाँ, कि अब हो गया। हाँ, काफी सारी ऐसी हैं मेरी, थक जाती हैं और फिर अचानक उनको लगता है वो कहीं छूट गया। तो मुझे हमेशा लगता है ना, मैं ये हमेशा कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हूँ कि अगर ये आपका सच में पैशन है और आपको लग रहा है कि आप वो बच्चे हैं क्लास के, जब पूछा जा रहा था कि आप क्या बनना चाहते हैं और कोई डॉक्टर बन रहा था, कोई आईएएस बन रहा था, बिहार में तो सब आईएएस ही बन रहा था, और डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, लॉयर थे, तब धीरे से जो हाथ उठा ये बोलने के लिए कि मैं एक कलाकार बनूंगी, या मैं अभिनेत्री बनूंगी, या मैं भरतनाट्यम की डांसर, कुछ इस तरह का, मैं ऐसा कुछ बोलती थी और टीचर्स मुझे ऐसे देखती थी, अच्छा, गुड, ऐसा। तो वो जब पैशन था उस समय, तो वो पैशन कायम किया। तो मैं इस थ्योरी पे चलती हूँ कि मेरा जो पैशन था मुझे वो कायम रखना है, अपनी माँ जैसा 80 साल बिल्कुल, से मैं वहीं आ रहा ऊपर था कि ये कहाँ से आया होगा। ये मेरे लिए गेस करना, मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपकी माता हम सबकी ही माता स्वरूपा ही थी वो। और अफसोस की बात है और दुर्भाग्य है हमारा कि अभी वो हमारे बीच नहीं है, हालांकि हर जगह है प्रेरणा के रूप में। उनको भी मैंने देखा था कि अवस्था चाहे जो भी रही हो, हमारे छोटे से छोटे कार्यक्रम में वो उपस्थित रहती थी। कैसा था पद्मश्री उषा किरण खान की पुत्री होना, क्योंकि वो एक बरगद थी हम सबके लिए, पीपल भी कह सकते हैं। वो हमारे लिए घना बड़ा वृक्ष थी, जिनके नीचे रह के हमने काफी कुछ सीखा है। मुझे लगता है ऐसा कंसिस्टेंसी एक व्यक्ति में, बिल्कुल, ऑन अ डेली बेसिस, एवरी डे, जो व्यक्ति, जब पद्मश्री अनाउंस हुआ और पापा ने उनसे पूछा कि भाई तुम पहले तो पूछा कि तुमको तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए, ये क्या मिल गया? तो बोली रहने दीजिए, मतलब, और दूसरा कि तुम लिख कब ली इतना। तो वो जो 4 बजे सुबह उठकर, हाँ, ये 4 से 7 8 बजे, मतलब ये कंसिस्टेंसी। मुझे याद है कि बीमार पड़ने के कुछ दिन पहले तक भी रोज सुबह 4 बजे से 7 बजे तक लिखती थी। अच्छा, और उनका एक रेडियो था, वो जो टाइम है कि इस समय वो जो रेडियो स्टार्ट होने का टाइम में वो ऑन होगा और फिर कुछ रामचरितमानस के पद आते हैं और कुछ वो, अच्छा हाई, वो कोई भी सोया हो उसके पास, हम लोग छुट्टी में जाए भाई, वो उनकी कंसिस्टेंसी थी। उनका एक ये था, उनका एक शेड्यूल था, टाइम पर रात में भी जल्दी सो जाना। लकीली वो ये कर पाई, काफ़ी स्त्रियां नहीं कर पाती हैं, मैं ये भी जानती हूँ, खासकर आज के युग की स्त्रियां नहीं कर पा रही। हम लोग चाह भी रहे हैं तो भी हम लोगों के आसपास बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। हम ये जो जनरेशन ऑफ स्त्रियां हैं, पुरुष भी, हम उलझे हुए हैं, ये तो आप मानेंगे, हम उलझे हुए। उसमें डेफिनेटली वो उस बरगद के नीचे, मतलब वो क्या कहते हैं, दिया तले अंधेरा, वो नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की कि नहीं, इस चीज़ को इम्बाइब करना है कि हम कैसे भी करके उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन, उस प्रेडिक्टेबिलिटी को मेंटेन करें। ये नहीं कि आज कर रहे हैं कल मूड नहीं हुआ, नहीं। तो कोशिश करती हूँ कि ये करूँ और इस इंटरेस्ट को बरकरार रखूं, और बरकरार रखूं, मतलब मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, इंस्पायर होती हूँ लोगों से, लेकिन मैं इम्प्रेस नहीं होती बहुत। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि इंस्पायर होना ठीक है, इम्प्रेस होना नहीं। हाँ, क्योंकि सबका अपना तरीका है। बिहार के एक से एक लोग हुए हैं, पुरुष तो एक से एक एक्टर्स, अगर आप देखिए, कमाल का, बट ठीक है, वो उनकी अपनी जर्नी है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, आई एम वेरी इंस्पायर्ड, बट दैट्स योर जर्नी। मेरी जर्नी कुछ और है, मैं एक माँ भी हूँ। मुझे माँ अक्सर बोलती थी मेरी कि तुम जो हो लेट ब्लूमर हो, तो मैं बहुत कन्विंस नहीं हूँ इस बात से, लेट ब्लूमर हूँ। लेट ब्लूमर का क्या मतलब है? ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए पेमेंट आपको लेट मिला, एज इन, अब मैं इकोनॉमिकली साउंड हुई अपने काम के थ्रू लेट, नो डाउट, लेकिन मैं मतलब कोशिश तो मैं हमेशा ही कर रही हूँ, उसका एक एस्पेक्ट आप समझ रहे हैं। मैं शुरू में भी कह रहा था आपको कि हमारे यहाँ
शायद कलात्मक प्रस्तुतियों को करके या उसको जीविकोपार्जन का साधन बनाकर आर्थिक रूप देना, अगर थोड़ा सा समझने वाली भाषा में कहें तो अपने आर्ट को मोनेटाइज करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और शायद इसीलिए माँ बाप डरते हैं हमारे समाज में। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं कि गोवा में वहाँ की SCERT के साथ मिलकर मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था और उसका नाम था थिएटर इन पेडागॉजी, कि स्कूल्स में थिएटर को बचपन से इंट्रोड्यूस किया जाए। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी 3 दिन पहले NCERT ने ये अनाउंस किया है कि 8वीं क्लास से थिएटर एक महत्वपूर्ण विषय होगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस पूरे कार्यक्रम में था। तो आपको क्या लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा? ओह, बहुत ज़्यादा। इस पर मतलब मैंने अब इस सब्जेक्ट को टच नहीं किया, नहीं तो मैं इस बात को बहुत मिस कर रही थी कि मैं थिएटर इन एजुकेशन विंग जो है TINSD का, उस पर कभी उसमें काम नहीं कर पाई, क्योंकि मैं सीधा दिल्ली से बम्बई आ गई ना, तो जा नहीं पाई। लेकिन एक वो जो मौका था जब मैं पाक और इसमें करती थी, तब मुझे इसी तरह से किसी ने, कोई प्रिंसिपल ने देख लिया और उन्होंने मुझे बुलाया कि आई वॉन्ट टू इंटरव्यू यू, कि मैं चाहती हूँ थिएटर का तुम क्लास लो। और मैं करीब 1 साल 1.5 साल करीब 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड ऐसे करके मैं डेली 7-7 8-8 थिएटर का क्लास लेती थी। एंड मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं तो जो अपने आप को नर्चर कर पाई, अपने इंटरेस्ट को, वो तो अलग बात है। लेकिन मुझे प्रिंसिपल ने लिटरली बोला कि बच्चे वेट करते हैं इस क्लास का, क्योंकि उनके लिए वो एक प्रफुल्लित होने का समय था। बिल्कुल। और ये स्ट्रेस वाले माहौल में इस तरीके का कुछ होना सिलेबस में, ये तो बिल्कुल उनको कहानियों की दुनिया में जाना, कविताओं की दुनिया में जाना, श्लोक और स्तोत्र की दुनिया में जाना, शब्दों की दुनिया में जाना, संगीत की दुनिया में जाना। तो मैंने उनको थिएटर सॉन्ग्स भी सिखाए ऐसे कर, और मुझे वही लग रहा है कि बेहद ज़रूरी है, बेहद। मतलब आज मैं अपनी दोनों बेटियों को देखती हूँ, वो दोनों एक अपने अपने जगह चमक रही हैं, सिर्फ मुझे लगता है कहीं ना कहीं थिएटर के बदौलत। बहुत आपको खुशी होगी जानकर कि मेरे साथ उस कार्यक्रम में शायद आपके समय में वो NSD के डायरेक्टर रहे हों, देवेंद्र राज अंकुर जी। अरे मैं उनके साथ ही काम कर रहा था इस पर तो काफी अच्छा रिजल्ट भी आया उसका। उन्होंने तो कहानियों पर जो किया, उन्हीं को देखकर तो हम लोग करते हैं। रंगमंच की कहानी और कहानी का रंगमंच, तो बहुत अच्छा काम है उनका। तो हमने ये कोशिश की और आपके तरफ से ये बात आना बहुत जरूरी है। पटना, जिसने आपको सब कुछ, जो आप बहुत बार आप बातचीत में इस बात की तरफ गई कि सब कुछ यहाँ से मिल के गया था, एक पूरा पिटारा था आपके पास वहाँ परफॉर्म करने के पहले, दिया तो इसी शहर में। बिल्कुल। आज इतने सालों के बाद, मतलब सालों के बाद, इतनी बड़ी फिल्मोग्राफी के बाद, जिसमें कि लव स्टोरीज और पता नहीं और भी कई, आलिया से लेकर सारा से लेकर पता नहीं कितनी फिल्में कर ली आपने, और अभी वेरी पारिवारिक जिसका कि सक्सेस के किस्से अभी सब लोग सुन रहे हैं। हाँ, मैंने बहुत तो नहीं किया, लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने जो भी किया पॉपुलर हो गया, बहुत पॉपुलर। मैंने 7-8 जो काम किए हैं ना, वो समहाउ मैं कुछ अच्छे लोगों के साथ की, धर्मा प्रोडक्शन, TVF, तो मेरे हिसाब से वही फिल्मोग्राफी बड़ी होती है। आप लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ 100 फिल्में कर लें और बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ जो कि प्रोफेशनल हैं 3 फिल्में कर लें तो वो 3 भारी पड़ेंगी। तो वो आपकी फिल्मोग्राफी बड़ी रिच दिखती है मुझे। वो लाइन बड़ा रिच दिखता है। तो कैसा वो पटना जो छोड़ के गई थी, जिसने पिटारा दिया था, और वो पटना जहां लौट कर आई हैं आज एक सक्सेस की स्टोरी लिखने के बाद, कुछ फर्क लगता है, कुछ बदला है, ये कुछ आशा दिखती है, या फिर वैसा ही है? नहीं, वैसा ही है। आशा ये दिखती है कि पटना ने जो भी ट्रेनिंग ग्राउंड दिया, ये ज़रूर है कि वो एक अजीब सा वॉइड रहता है। लगता है कि कोई भी नाटक करो तो लगता है वहाँ नहीं किया तो फिर क्या किया। ये मेरे अंदर बहुत ज्यादा रहता है। मतलब हमेशा ही मैं सोचती रही, और मैं अपनी मतलब लिटरली, जैसे पैरवी शब्द बिहार में बड़ा है ना, पैरवी, तो मैं अपनी अभी भी मैं आपकी टीम के साथ अपनी पैरवी करती कि भाई मैं धूपदान करती हूँ, माँ की कहानी है, तो मेरे लिए वो हाँ बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ, आपसे भी अक्सर बात होती है कि मैं आऊंगी, मैं करूंगी। मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि आपके जैसा और भी बाकी के लोग सोचें तो कि वो यहाँ कुछ करें। तो वो बहुत बड़ा खालीपन है अगर आप अपने होम स्टेट, अपने शहर में
नहीं कर पाओगे तो क्या ही मतलब है। आप अपने शहर है में ना? लौट कर आना एज अ सेलिब्रिटी एक अलग बात है, लेकिन अपने शहर में आके अपने आर्ट को प्रैक्टिस करना वो ज्यादा जरूरी है, जैसा कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है आप यही कहना चाह रही हैं। तो मैं यही पूछ रहा था कि कैसा लग रहा है वो पटना जिसने आपको पिटारा दिया, एक पूरी पोटली दी? नहीं, मैं बीच बीच में जब मैं सिर्फ एक माँ और एक पत्नी का किरदार निभा रही थी, बहू का, अभी पिछले 15 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैं बीच बीच में यहाँ किसी अनाथ आश्रम में आकर काम करके गई हूँ। पता नहीं चलता लोगों को, कुछ लोगों को पता चलता है, मतलब आप कोई थिएटर एक्सपर्ट अनाथ आश्रम में 15 दिन बिता के गए हैं, किसी को मतलब नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि उसने मुझे कितना गंगा घाट में, गाय घाट में मैं जाकर की, और मतलब उन कुछ बच्चियों को ऐसा लगा कि मैं वहाँ की परमानेंट फैकल्टी हूँ। अच्छा। और उनके लिए थिएटर आ गया। हाँ। और हम लोगों ने गिरगिट नाटक किया और एंटन चेखव। तो अब ज़्यादातर बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, तो याद कराना पड़ा, तो एक एक लाइन बोल बोल के, तो इसीलिए मैं मतलब लिटरली 6-6, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे वहीं रहती थी, यही इसी वाले घर से। मतलब ये जो हमारा जो घर है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत 25 साल पहले की बात कर रही हूँ, अभी की पहले 15 साल, शायद 10 साल 12 साल पहले की बात है। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगा ना मैं परमानेंट फैकल्टी हूँ, वो बहुत दर्दनाक था, क्योंकि मैं जिस दिन जा रही थी कुछ बच्चों को लगा अच्छा कल फिर कौन सा क्लास होगा, तो वो थोड़ा पेनफुल भी रहा कि हाँ आपने किया। और तो ऐसा काम करती आई हूँ स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ और अनाथ आश्रम में। मतलब सिर्फ ये नहीं कि मंच में ही आप आकर के एक कुछ कमाल की प्रस्तुति कर गए, नहीं, थिएटर का ये मतलब नहीं है। आप अगर सच में करते आए हैं तो हर तबके, हर किस्म की, और ख़ासकर मुझे बच्चों का, लड़कियों का, गर्ल चाइल्ड का, महिलाओं का, काश मैं महिलाओं के साथ काम कर सकूं। मेरी एक बहुत इच्छा है कि मैं ऐसे घरेलू महिलाओं के साथ मिलकर एक नाटक करना चाहती हूँ, शायद वो मैं मध्य प्रदेश में करूँ। ये भी मुझे लगता है कि आपको अपनी माता से ही मिला है, क्योंकि उन्होंने जो एक संस्था बनाई आयाम, जिसमें कि घरेलू महिलाएं जो रोज के काम काज में व्यस्त रहती हैं, उनको लिखना सिखा दिया, और अब उनमें से तो कई प्रतिष्ठित लेखिकाएं बन चुकी हैं और हम सब उनको देख रहे हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल करें ये, और बिहार में भी करें, मध्य प्रदेश, क्योंकि महिलाओं की एक टिपिकल आदत होती है, मैं आज बोलना चाहती हूँ कि अपने से बीच से जब कोई माँ, मैं एक माँ भी हूँ, 2 बच्चियों की माँ, और वो चूंकि मुझे देख ली कि अरे ये तो सब संभालने में, और अचानक उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो अचानक ही एक्टिंग करने लगी, जबकि मेरी तो तैयारी बचपन से थी, है ना। तो अक्सर मुझे महिलाएं बोली भाई हम लोगों को भी कुछ एक्टिंग करा दो, कुछ हम लोगों को भी रोल दिला दो, ऐसे पूछती है ना। तो मैं कई बार तो टाल जाती हूँ, कई बार मेरा दिमाग थोड़ा वो हो जाता है, फिर मैं उन लोगों को भाषण देती हूँ, और वो भाषण ये होता है कि ठीक है ये आपको रोल चाहिए, लेकिन आप जिस विषय में, कुछ तो विषय पढ़ा होगा ना, बीए तो किया होगा, आप जो विषय पढ़ी आप उस विषय को लेकर क्यों नहीं आगे कोई, अच्छा आपको जो भी खालीपन लग रहा है 45वें साल में कि 50वें साल में, उस विषय को गंभीरता से क्यों नहीं लेकर वापस उस पर काम करती हैं। ये कहना बहुत आसान है कि हमें भी करा दो, ऐसे ही कोई नहीं कर लेता। इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ी सी मशक्कत, कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा नहीं बहुत चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आपके ट्रेन्ड एक्टर्स भरे पड़े हैं, बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है। आपको आश्चर्यचकित करता हुआ एक वाक्य कह दूं मैं, ये सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुष भी करते हैं। तो सबको एक्टर बनना है, हाँ, सबको स्क्रीन पे दिखना है, तो ये अच्छी लग उनको लग रहा है कि बहुत आसान है एक्चुअली। हाँ, उनको नहीं, ये नहीं लग रहा, बट उनको लगता है शायद हो जाए। तो ये आपने अपनी बातों से बड़े अच्छे से बताया है कि भाई तैयारी तो लगेगी और हर चीज में लगेगी, बिना मशक्कत के, बिना कोशिश के कुछ भी हासिल नहीं होता जिंदगी में। जो आपको सहज लग रहा है कि वो व्यक्ति अरे ये तो बड़ा सहज है, वो सहजता पाने की तैयारी, वो सहजता होने में भी तो कितना रियाज चाहिए और कितनी चीजें चाहिए। तो हम यही दुआ करेंगे कि आपका आपके जो भी फ्यूचर के प्लान्स हैं, जो भी भविष्य की योजनाएं आपकी हैं, वो सब सफल हों, बिहार को भी कुछ मिले। और सच में बहुत गर्व होता है कि हमारे बीच से, हमारे शहर से उठकर आपने जो मकाम बनाया है, आपको जब बड़े पर्दे पर हम सब देखते हैं बोलते हुए, सुनते हुए, तो सीना चौड़ा होता है और बड़ा अच्छा लगता है कि ये हमारी दीदी है, हमारी बहन, और वहाँ जाकर इतना नाम कर रही हैं। आगे और भी ऐसा ही होता रहे। और सबसे अहम बात जो आज के पूरी बातचीत में मुझे लगी कि आपने स्त्रियों को बहुत ही ज़्यादा पुश किया है, उनको एक सूत्र दिया है कि आप जिसमें अच्छी हैं
उस पर टिके रहें और उसको करिए। लेकर आगे बढ़ें, ताकि जिंदगी में आगे जाकर कोई टीस न रह जाए, कोई अफसोस न रह जाए कि वक्त रहते हमने ये नहीं किया, हमें इसका अफसोस है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी भविष्य की सारी योजनाओं के लिए। और आपने जितनी भी बातें आज कही, मैंने पाया कि उसमें एक बात प्रमुख थी कि आपने स्त्रियों को, महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उनको ये कहा, एक सूत्र दिया कि आप जिस भी विषय में अच्छी हैं उसको लेकर आगे बढ़ें और समय रहते अपने सारे शौक पूरे करें, उसको लेकर खूब बढ़ें, ताकि आगे की जिंदगी में ये टीस न रह जाए, ये अफसोस न रह जाए कि वक्त रहते हमने ये नहीं किया। आपने वो किया और तभी हम सबको जो यहाँ रहते हैं, शहर के हैं, ये देखकर गर्व होता है, बहुत खुशी होती है कि आप पहले पर्दे पर अपनी अदाकारी से सबको चमत्कृत करती हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी बहन हमारे बीच से उठकर जाकर और इतना अच्छा काम कर रही हैं। आप सब भी ये कर सकते हैं। तो ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के साथ हम मिलते रहेंगे। बहरहाल हमारी सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस आपके साथ। कनुप्रिया जी ऐसे ही चमकते रहें और देश का, शहर का नाम रोशन करते रहें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी प्रेरक कहानी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।